डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपको हम आज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अगले टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे फिजियोलॉजिकल या ओरल डिवाइस के बारे में, ठीक ना। इसके पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे फिजियोलॉजिकल या ओरल डिवाइस के बारे में। आज आपको हम बता रहे हैं बाबू नेक्स्ट, जिसका नाम है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स देखिएगा, दोनों लगभग सेम है। फिजियोलॉजिकल या ओरल डिवाइस और इम्प्लांट्स दोनों में सेम हार्मोन का कंपोजिशन होता है, बशर्ते दोनों का यूज करने का माध्यम अलग है। इस इम्प्लांट्स में या तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है बाबू। या तो एस्ट्रोजन का या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अंतर क्या है कि जो भी इम्प्लांट्स होता है उससे स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है, प्लेस्ड किया जाता है। मतलब पीछे जो बताए थे फिजियोलॉजिकल या ओरल डिवाइस, वो पिल्स के फॉर्म में था, गोली के रूप में, उसको मुंह के द्वारा खाया जाता था। लेकिन इम्प्लांट्स जो होता है जस्ट लाइक एक इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, ठीक ना। स्किन के नीचे इसको इम्प्लांट करते हैं। देखिए इसका इफेक्ट जो होता है ना, ये भी काफी लंबे समय तक प्रभावी होता है बाबू, ठीक ना। ये भी ओरल पिल्स के जैसा ही काम करता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो होगा, प्रभाव जो होगा, ये काफी लंबे समय तक प्रभावी होगा अगर इसे क्वाइटस एक्टिविटी के 72 घंटे के भीतर लिया जाए। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, इसी में नेक्स्ट और लास्ट जो मेथड है वह है बाबू सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड तो समझिएगा, नाम है सर्जिकल मेथड। इसका मतलब इस विधि में हम लोग सर्जरी का इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेशन के द्वारा इसका यूज में लाया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए सर्जिकल मेथड के द्वारा जितने भी विधि का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसका काम यह है कि वो गैमिट के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देता है। मतलब गैमिट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ये रोकता है बाबू, जाने नहीं देता है, जिसके कारण कॉन्सेप्शन, है ना, कॉन्सेप्शन का मतलब होता है गर्भधारण, है ना, तो कॉन्सेप्शन की क्रिया नहीं होती है। अगर देखा जाए तो यह सर्जिकल मेथड जो होता है यह भी काफी प्रभावी होता है, लेकिन इसका एक चीज डिमेरिट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सर्जिकल मेथड का एक बार इस्तेमाल कर लेगा तो उसे पूर्वत अवस्था में लाने की संभावना कम होती है, फिर से उसको पूर्वत अवस्था में लाया नहीं जा सकता है। मतलब ये बर्थ कंट्रोल का परमानेंट मेथड होता है, और यह मेथड मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है बाबू, है ना। तो चलिए इसमें सबसे पहला सर्जिकल मेथड में हम बात करते हैं मेल स्टेरिलाइजेशन का। पहला मेल स्टेरिलाइजेशन, तो समझिएगा ये मेल स्टेरिलाइजेशन में होगा क्या। तो देखिए मेल स्टेरिलाइजेशन में मीन्स अगर देखा जाए तो यह कह सकते हैं कि यह बर्थ कंट्रोल का परमानेंट मेथड होता है ना। यहां पर लिख देते हैं इट इज द परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक ना। मतलब एक बार अगर इसको इस्तेमाल में आप लाते हैं तो दोबारा इसको पूर्वत अवस्था में लाया नहीं जा सकता है बाबू। तो कह सकते हैं कि यह बर्थ कंट्रोल का परमानेंट मेथड होता है। तब मेल के लिए इसमें दो चीज आता है, कौन कौन। तो एक सबसे पहला आएगा कैस्ट्रेशन, ठीक ना। इस
टर्म को आप ध्यान से समझिएगा। कैस्ट्रेशन में क्या होगा, तो इसमें सर्जरी के द्वारा मेल के टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। आपको तो बताया है, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कि टेस्टिस में मेल गैमीट अर्थात स्पर्म बनता है ना। तो जहां पे स्पर्म बन रहा है, अगर उसी को ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाए, है ना, तो उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा नहीं, है ना। तो जब गैमीट ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कभी संभव नहीं होगी बाबू। तो कैस्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें किसको कहेंगे, या आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, तो क्या कहिएगा, रिमूवल ऑफ टेस्टिस बाय द सर्जरी इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन, है ना। तो कैस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। मतलब इसमें कहने का मतलब हुआ कि सर्जरी के द्वारा टेस्टिस को रिमूव किया जाता है। पहला मेथड ये है। दूसरा, इसी में दूसरा आता है बाबू वैसिकोटोमी, है ना। तो वैसिकोटोमी में क्या होगा, तो इसमें वास्ट डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है। आप लोग कभी पढ़े होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बताए थे क्या कि जैसे मानकर चलो बाबू, यह है स्क्रोटम, यहां पे है टेस्टिस, यहां से एक नली निकलता है ऊपर की ओर जाता है ना, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। तो इस टेस्टिस में बन रहा है स्पर्म, और इस स्पर्म को यहां से बनने के बाद यूरेथ्रा के द्वारा क्या होना है, बाहर निकलना है। तो अगर बीच से ही इसको काट कर क्या करें, इसको बांध दे, तो यहां बनेगा जरूर, लेकिन ये कभी भी यूरेथ्रा के द्वारा बाहर नहीं आएगा। तो मतलब वैसिकोटोमी में क्या होता है कि इसमें वास्ट डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है। तो वैसिकोटोमी में आप लिख सकते हैं टू कट एंड बाइंड ऑफ वास्ट डिफरेंस ऑन अ स्पेसिफिक साइट। कहने का मतलब वास्ट डिफरेंस को किसी स्पेसिफिक साइट पर काटकर उसको बांध दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि वास्ट डिफरेंस को काटकर अगर बांध दिया जाए तो उस विधि को कहा जाता है क्या, वैसिकोटोमी। ये दो विधि जो आपको बताए, ये मेल के लिए होता है बाबू। चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा में होता है फीमेल स्टेरिलाइजेशन। तो देखिए, फीमेल स्टेरिलाइजेशन में खासकर 3 मेथड आता है। कौन कौन, तो चलिए, पहला मेथड में है जिसको कहते हैं ओवेरिकटोमी। दूसरा होता है बाबू ट्यूबेक्टोमी, और तीसरा होता है ट्यूबेल लाइगेशन। ये 3 विधि जो आता है ये फीमेल के लिए आता है। क्या क्या, तब देखिए, पहला ओवेरिकटोमी। ओवेरिकटोमी किसको कहेंगे, तो इसमें सर्जरी के द्वारा ओवरी को रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ ओवरी, है ना, कह सकते हैं बाय द सर्जरी। रिमूवल ऑफ ओवरी बाय द सर्जरी इज कॉल्ड ओवेरिकटोमी। मतलब इसमें सर्जरी के माध्यम से ओवरी को रिमूव कर दिया जाएगा। दूसरा आता है ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, तो इसमें फाइलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है। आप कभी याद करो, देखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस तरह से बताए थे, ऐसे डायग्राम था बाबू, ठीक ना। तो इसमें आपको बताए थे क्या है, जैसे ये है ओवरी, यहां से यह है फिमरिया, यह है फाइलोपियन ट्यूब। तो आपको क्या बताए थे कि ओवरी से ओवम निकलता है, इस ओवम को यह फिमरिया रिसीव करता है, और तब यह ओवम जाता है कहां, फाइलोपियन ट्यूब में। अब यहां से कॉपुलेशन के समय स्पर्म इस यूट्रस के रास्ते कहां आएगा, इस फाइलोपियन ट्यूब में आएगा। अब यहीं पर दोनों क्या होता है, आपस में मिलता है। आपको हम बता भी चुके हैं कि यदि आपसे यह पूछा जाए कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां होती है, तो क्या कहेंगे, फाइलोपियन ट्यूब में। और अगर पूछा जाए कि फाइलोपियन ट्यूब में कहां होता है, तो फाइलोपियन ट्यूब में कहां, तो इस भाग को हम लोग कहते हैं एम्पुला। तो इस ट्यूबेक्टोमी में क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि फाइलोपियन ट्यूब को, है ना, काट करके वहां पर क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो जब यहां से काट करके बांध देंगे तो स्पर्म इस ओवम तक कभी पहुंचेगा नहीं, और जब पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी नहीं, है ना। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा,
तो इसमें लिख सकते हैं टू कट एंड बाइंड ऑफ, टू कट एंड बाइंड ऑफ फाइलोपियन ट्यूब ऑन अ स्पेसिफिक साइट। ठीक है, फाइलोपियन ट्यूब को स्पेसिफिक साइट पर काटकर बांध दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका नेक्स्ट आता है बाबू ट्यूबल लाइगेशन। तो ट्यूबल लाइगेशन जो है ये परमानेंट विधि नहीं है। इसमें क्या होगा कि इसमें इस फाइलोपियन ट्यूब को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, बीच में इसको बंद कर दिया जाता है, काटा नहीं जाता है, इसको बंद कर देते हैं। तब बंद कर देंगे तो भी स्पर्म ओवम नहीं मिलेगा। लेकिन यह परमानेंट विधि नहीं है, क्योंकि जब कभी आवश्यकता होगा तो इसको खोला जा सकता है। यह ब्लॉक फाइलोपियन ट्यूब को ओपन कर सकते हैं बाबू। तो ट्यूबल लाइगेशन में क्या होगा, है ना, तो यहां लिख सकते हैं ब्लॉक्ड टू द फाइलोपियन ट्यूब बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लैपेरोस्कोप। कहने का मतलब जिस डिवाइस के द्वारा फाइलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, लैपेरोस्कोप कहते हैं। तो यहां क्या लिखे हैं, ब्लॉक टू द फाइलोपियन ट्यूब बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लैपेरोस्कोप। मतलब फाइलोपियन ट्यूब को एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसे हम लोग लैपेरोस्कोप कहते हैं। तो ये तीन जो मेथड आपको बताए, ये तीनों मेथड आता है मुख्य रूप से क्या बात, फीमेल के लिए, है ना। और ये तीनों में खासकर दो में सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी यूज होता है, लेकिन ये दोनों परमानेंट मेथड है और ये परमानेंट मेथड नहीं है। ठीक ना। अब देखिएगा, इसी में आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में, नीट वगैरह में, मेडिकल में कुछ और क्वेश्चन आता है इससे जो रिलेटेड है ना, कुछ पूछा जाता है बाबू। जैसे उसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा हिस्टेक्टोमी, है ना, उसी में आपको पूछा जाता है प्रोस्टेक्टोमी, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे अभी आप लोग को हम बताए क्या, ओवेरिक्टोमी। तो आप लोग कहिएगा ना कि ओवेरिक्टोमी में सर्जरी के द्वारा ओवरी को क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्टेक्टोमी में क्या होगा, तब हम लोग क्या कहेंगे। तो दो तीन पॉइंट एक्स्ट्रा जो होता है उसको हम बताते हैं, है ना। देखिएगा ध्यान से। अब इसी पे यहां पर रहेगा, जैसे लिखते हैं, लिखा रहेगा बाबू हिस्टेक्टोमी, है ना। तो हिस्टेक्टोमी का मतलब होता है क्या, यहां लिखते हैं रिमूवल ऑफ यूट्रस, है ना। यूट्रस के रिमूव करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, हिस्टेक्टोमी। उसी में अगर रहेगा आपको लिखा हुआ क्या, प्रोस्टेक्टोमी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। तो कुछ और टर्म आता है, ये दोनों टर्म को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए हिस्टेक्टोमी तो कहेंगे रिमूवल ऑफ यूट्रस, और अगर पूछा जाए प्रोस्टेक्टोमी तो क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, चलिए यहां तक दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, है ना। ये आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंतर्गत जितने भी टाइप आते थे ये टोटल आपको हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट इसी में आपका पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक्स, है ना, जिसको आप ध्यान से देखिएगा, वह है एमटीपी। तो समझिए, देखिएगा, हम लिखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को कहा जाता है एमटीपी, या इसी को दूसरा नाम हम कहते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो देखिए, एबॉर्शन का नाम आप लोग सब सुने होंगे। एबॉर्शन क्या है, एबॉर्शन का विधि क्या है, एबॉर्शन किस कंडीशन में
होना चाहिए, ये आपको जानना है। तो देखिए, प्रेगनेंसी पूरा होने से पहले, प्रेगनेंसी पूरा होने से पहले अपनी इच्छा से या जानकर किए गए एबॉर्शन को एमटीपी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे आप भी जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन फीमेल 9 महीने 7 दिन में बच्चे को जन्म देती है। तो 9 महीने 7 दिन के बाद अगर वो बच्चा उसके यूट्रस से बाहर आता है, वो एबॉर्शन में नहीं आएगा। ठीक ना, बच्चे के पूरी तरह से डेवलप होने से पहले, मतलब बच्चा 3 महीना 4 महीना 5 महीना जितना दिन का हो, पूरा डेवलपमेंट उसका ना हो, और कोई भी फीमेल अपनी इच्छा से जन्म से पहले उस बच्चे को क्या कर रही है, अगर बाहर निकालती हो, तब वो कंडीशन कहलाता है क्या, एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, है ना। मतलब आप कह सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो लिखते हैं इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म of baby is called MTP or induced abortion। ठीक ना, प्रेगनेंसी पूरा होने से पहले अपनी इच्छा से या जानकर किए गए एबॉर्शन को एमटीपी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहा जाता है। अब समझिएगा, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में कुल प्रेगनेंसी का लगभग 20% का एबॉर्शन हो जाता है बाबू। कहने का मतलब है, पूरे वर्ल्ड में एक वर्ष में जितनी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस सभी फीमेल के 20% फीमेल का एबॉर्शन अर्थात एमटीपी होता है। इसका मतलब अगर एमटीपी की संख्या अगर देखें तो इसकी संख्या 40 से 50 मिलियन पर ईयर होता है बाबू। एक वर्ष में, है ना, तकरीबन 40 से 50 मिलियन का क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में एमटीपी हो जाता है। इसका मतलब आप कहिएगा, तब तो ये जनसंख्या की गति को कम करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अब खुद सोचिए कि अगर इतना एमटीपी ना हो, ठीक है, अगर एमटीपी ना हो तो इसका मतलब जितना पूरे वर्ल्ड में एक साल में जितना पॉपुलेशन बढ़ता है, उस पूरे पॉपुलेशन में इतना और क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एमटीपी तो है जो जनसंख्या की गति को कम करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू, है ना, एमटीपी का यह उद्देश्य नहीं होता है कि इसके द्वारा जनसंख्या को घटाया जाए, है ना। मतलब एमटीपी का यह उद्देश्य नहीं होता है। लोग एमटीपी इसलिए नहीं करते हैं या इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वर्ल्ड या मींस किसी भी देश के जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कम किया जाए। पॉपुलेशन को कम करने के लिए एमटीपी कभी किया नहीं जाता है। मतलब एमटीपी का यह उद्देश्य नहीं होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को इसके माध्यम से कम किया जाता। कहिएगा, जब ये उद्देश्य है ही नहीं तो एमटीपी करने का रीजन क्या है। तो देखिए, एमटीपी असुरक्षित प्रेगनेंसी के कारण होने वाली माता की मृत्यु को रोकने के लिए होता है। कहने का मतलब है कि बहुत ऐसा कंडीशन कई बार आता है कि जो डेवलपिंग फीटस होता है ना, वो नॉर्मल कंडीशन में डेवलप नहीं होता, एबनॉर्मल हो जाता है। बहुत सारा किसी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो गया, है ना, किसी के ऑर्गन का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होता है, या कुछ ऐसे भी फीटस हैं जो डेवलप हो रहा है जिसके कारण मां की जान जा सकती है। तो ये सब कुछ ऐसा क्रिटिकल कंडीशन है जिसके चलते इस एमटीपी को किया जाता है। मतलब आप ध्यान रखिएगा कि एमटीपी केवल असुरक्षित प्रेगनेंसी के कारण होने वाली माता की मृत्यु को रोकने के लिए होता है
है ना। एमटीपी इसलिए किया जा सकता है या इसलिए किया जाता है ताकि उस डेवलपिंग फीटस के कारण, उस एबनॉर्मल फीटस के कारण मां की जान ना जाए। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में मैक्सिमम लोग इस एमटीपी का गलत रूप से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना। लोग करते क्या है, तो भाई डिलीवरी पार्चुरेशन से पहले, बच्चे के जन्म से पहले उस बच्चे का लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं। एमिनोसेंटेसिस के माध्यम से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। जन्म से पहले यह पता लगाया जाता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। तो मैक्सिमम लोगों का यह धारणा होता है ना, ये गलत सोच है कि अगर डेवलप हो रहा फीटस, बच्चा अगर लड़की है तो समय से पहले उस लड़की को मार दिया जाए, है ना, और उसके लिए इस एबॉर्शन का सहारा लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए, तो इस बढ़ते हुए फीमेल फिटिसाइड्स को रोकने के लिए, मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, है ना, जिसके द्वारा भी समय से पहले सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है, जिस विधि के माध्यम से यह पता लगाया जाता है, लिंग का निर्धारण किया जाता है, यह जाना जाता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, उस पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया गया है बाबू, है ना। मतलब एमटीपी पर, है ना, भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए उसे, इस एमटीपी को 1971 ईस्वी में कानूनी स्वीकृति प्रदान किया था। मतलब यह कहा गया था कि एमटीपी इसलिए नहीं किया जाएगा, है ना, कि मींस जो डेवलपिंग फीटस है वो फीमेल है या मेल है, जो भी, ठीक ना। तो आप लोग केयर करते होंगे, जहां भी मींस अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी इसका पता लगाया जाता है। तो जितने भी डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो देखिएगा अपने क्लिनिक में बोर्ड पे लगाए रहते हैं कि यहाँ समय पूर्व, है ना, भ्रूण के लिंग का परीक्षण नहीं किया जाता है ना। ये कानूनन अपराध है। पकड़े जाने पर, है ना, 10,000 आर्थिक जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है। लेकिन फिर भी आज के दिनों में क्या होता है, मैक्सिमम लोग केवल पैसे के लिए, है ना, आज भी सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, है ना, बताते हैं। और इसका परिणाम यह है कि मैक्सिमम शहरों में, मैक्सिमम टाउन में देखिएगा, मैक्सिमम स्टेट की बात कीजिएगा तो मैक्सिमम स्टेट में आज सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स रेशियो जो है ना, वो काफी फ्लक्चुएट है बाबू। फीमेल की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, मेल की संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो वही बताए कि इस एमटीपी को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में इसको कानूनी स्वीकृति प्रदान किया था। और यह एक्ट जो है, यह एक कानून के रूप में 2002 ईस्वी में पारित हुआ बाबू, है ना। ऐसा करने पर अगर समय से पहले किसी भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जाता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है, तो पकड़े जाने पर उनका सब कुछ, लाइसेंस रद्द हो सकती है, 6 महीने की सजा हो सकती है, जेल जा सकते हैं, है ना, आर्थिक जुर्माना लग सकता है, ठीक ना। तो देखिए, कहिएगा कि अगर फीटल एब्नॉर्मलिटीज के कारण अगर ये एमटीपी अगर किया जाए तो कब तक ये सेफ जोन में माना जाएगा। तो देखिए, एमटीपी सुरक्षित होता है यदि प्रेगनेंसी 12 वीक का, है ना, सेफ, है ना, सेफ जोन कब में हो, कब होगा, एमटीपी कब करेंगे तो जो सेफ जोन में आएगा। तो एमटीपी सुरक्षित होता है यदि प्रेगनेंसी कितना, तो मात्र 12 वीक, 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी को हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। 12 सप्ताह तक का जो मींस फीटस है, जो प्रेगनेंसी है ना, उसको सेफ जोन में माना जाता है। उसमें अगर एमटीपी किया जाए, है ना, तो मां के लिए जान का खतरा नहीं होता है बाबू, है ना। तो एमटीपी सुरक्षित होता है यदि प्रेगनेंसी कितना दिन का, 12 वीक का हो, अर्थात तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का हो। इसके बाद का जो एबॉर्शन होगा वो डेंजरस होता है, खतरनाक, उसमें मां की जान भी जा सकती है। और याद रखिएगा कि 12 सप्ताह से पहले किसी भी बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं हो सकता है। इसका मतलब 12 सप्ताह के बाद अगर एबॉर्शन किया जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होगा, है ना, कि उस बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन किया गया है, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर का एबॉर्शन, है ना। यहां लिखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो एबॉर्शन होगा ये डेंजरस होता है बाबू, खतरनाक होता है। क्या होगा, डेंजरस, रिस्केबल होता है ना।
मीन्स इसमें माँ की जान भी जा सकती है। तो कहिएगा कि सेकंड ट्राइमेस्टर का एबॉर्शन किया कैसे जाता है ना। तो 12 सप्ताह से पहले का जो एबॉर्शन होता है वो तो मेडिसिन के द्वारा ही होता है, हो भी जाता है। उस मेडिसिन में दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन, तो देखिए, एक होता है मायफ प्रिस्टॉन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंटी प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा होता है मीजो प्रिस्टॉल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो देखिएगा, मायफप्रिस्टॉन और मीजोप्रिस्टॉल, ये दोनों का जो संयोग होता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये काफी इफेक्टिव होता है बाबू। जितना भी एबॉर्शन पिल्स बनता है ना, जितना भी एमटीपी के लिए या एबॉर्शन के लिए गोली बनाया जाता है, दवा बनती है, उस दवा में केयर कीजिएगा, यही दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो इस दवा का प्रयोग से 12 सप्ताह से पहले के एबॉर्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग, मीन्स आउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 12 सप्ताह के बाद अर्थात सेकेंड ट्राइमेस्टर का एबॉर्शन हुआ तो यह मां के लिए भी डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, इसमें मां की जान भी जा सकती है, ठीक ना। खैर छोड़िए, आगे देखिएगा, इतना केयर कीजिएगा कि मायफप्रिस्टॉन और मीजोप्रिस्टॉल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ये काफी इफेक्टिव होता है, काफी प्रभावी होता है। और तब इसके बाद, है ना, इसके बावजूद भी अगर इसके द्वारा अगर फीटस बाहर नहीं आया तब सर्जिकल मेथड को अपनाया जाता है ना। और आज के डेट में एबॉर्शन का सबसे गलत तरीका, मैक्सिमम एबॉर्शन तो आफ्टर, है ना, 3 मंथ ही होता है, 3 महीने के बाद ही किया जाता है, जिसमें सबसे कॉमन मेथड में DNC, है ना, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं बाबू, है ना। इसको हम लोग पूरा, इसका नाम होता है डायलेट एंड कर्टेज मेथड। डायलेट का मतलब होता है फैलाना, एंड मीन्स और कर्टेज का मतलब होता है काटना, है ना। मतलब मीन्स 3 महीने के बाद का जो फीटस होता है, बच्चा जो होता है, अगर उसको एबॉर्ट किया जा रहा है तो सोचिए उस बच्चे को इस DNC के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिसमें बच्चे का हर एक पार्ट काट करके निकालते हैं, है ना। खुद सोचिए, अगर बच्चा बेचारा जो अंदर में, वो भी एक जीवन है, वो भी एक जान है ना, उसको अगर डॉक्टर लोग पैसे के लिए काट के, पार्ट बाई पार्ट काट के अगर निकालते हैं, है ना, सोचिए जिंदे बच्चे को काटना कहाँ का नियम है, कैसा लगता होगा, है ना। इसलिए गलती से भी, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण के बाद जब पता लग जाए कि बच्चा जन्म लेने वाला लड़की है या कुछ भी हो, अगर कोई भी फीमेल, कोई भी माँ अगर ऐसा करती है तो शायद उस बच्चे के लिए तो खैर जो भी कहिए, लेकिन माँ के लिए भी कभी कभी हार्मफुल होता है। हैवी ब्लीडिंग के कारण उस माँ की जान भी जा सकती है। चलिए, इस टॉपिक्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि यह टॉपिक समझ में आ गया होगा, और बाकी अगर दिक्कत भी होता है बाबू तो आपको तो पहले भी बोल दिए हैं, है ना। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके कोई भी टॉपिक, कोई टर्म को आप पूछ सकते हैं, या कॉल करके पूछ लीजिए, बेहिचक बताएंगे। और नहीं तो क्लास खुलने का इंतजार कीजिए, जब क्लास ओपन हो जाएगा तो क्लास में आइएगा, तो हर एक जो टर्म आपका प्रॉब्लम क्रिएट किया है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसी अलग कॉपी में लिख लीजिएगा, जब क्लास ओपन होगा तो आकर के हमसे पूछ लीजिएगा, हर एक चीज को हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए, बाकी का अगले वीडियो में बताते हैं।